हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा और हम पढ़ रहे हैं यूपी SCERT की कक्षा 7 की नागरिक शास्त्र का चैप्टर 4। इसका हम एक पार्ट ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूं। सेकंड पार्ट जिसमें हम अब पढ़ने वाले हैं, सर्वोच्च न्यायालय पढ़ चुके थे जिसे हम उच्चतम न्यायालय कहते हैं। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के बाद आता है उच्च न्यायालय, जिसके बारे में हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे। इम्पॉर्टेंट है, अगर आप यूपी टेट या कोई भी ऐसा टेट का एग्जाम दे रहे हैं या सुपर टेट दे रहे हैं जिसमें पॉलिटी आता है, उन सभी के लिए यहाँ से काफी सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, ऐसे क्वेश्चंस बनकर आएंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे और आप उनका आंसर अच्छे से कर पाएंगे अगर आप इन बुक्स को पढ़े होंगे तो आप वीडियो को जरूर लाइक कर दें, शेयर कर दें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर प्रेस करें और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। और कोई डाउट है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। हमारा टॉपिक है उच्च न्यायालय। लर्नर्स, अगर आप यूपी टेट, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं या सी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी के साथ जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी प्लस पर आपको कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट, अनलिमिटेड PDF नोट्स, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके साथ साथ हर 3 सेशन के बाद एक डाउट क्लियरिंग सेशन होता है और जितनी भी क्लासेस हैं उनका जो क्लासेस हैं वो रिकॉर्डेड होती हैं, तो अगर आप उस टाइम पर लाइव नहीं ले पाते हैं तो आप बाद में भी उन क्लासेस को देख सकते हैं। फ्री टेस्ट सीरीज, वीकली फ्री मॉक टेस्ट और एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस, ये भी सब कुछ आपको प्लस पर ही मिलता है। आप मेरी फ्री लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं जो कि लाइव हैं बिल्कुल। आप लोग से MCQs मैं पूछती हूँ, हर सब्जेक्ट की तैयारी MCQs के माध्यम से करवा रही हूँ, जिसमें हिंदी, SST और आपका EVS, ये 3 सब्जेक्ट मेरे हैं। तो आपको इन तीनों सब्जेक्ट की तैयारी करनी है तो आप मेरी लाइव क्लासेस को ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी पर। बिल्कुल फ्री है, कोई भी चार्जेस आपको नहीं देना है। बस आपसे एक अनलॉक कोड पूछा जाएगा जिसमें प्रतीक्षा टेट लिखकर आप मेरी लाइव क्लास को देख सकते हैं। क्लियर? तो ये लाइव क्लास आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मिलेगी, तो डाउनलोड करके आप ये लाइव क्लासेस देख सकते हो और रेफरल कोड या अनलॉक कोड में प्रतीक्षा टेट लिखकर ये क्लासेस को फ्री कर सकते हो। सुपर टेट का कंप्लीट बैच कोर्स जो कि आप लोगों के लिए आया है, अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो तो ये बैच कोर्स 17 नवंबर 2021 से स्टार्ट हो रहा है। SST, कंप्यूटर संस्कृत, CDP, मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, GK एंड करंट अफेयर्स और EBS, ये सारे सब्जेक्ट आपको टॉप एजुकेटर्स के द्वारा तैयार करवाए जाएंगे। कंप्लीट प्रिपरेशन है, कंप्लीट बैच कोर्स है जो कि आपको सुपर टेट के एग्जाम को क्रैक करने में आपकी मदद करेंगे। और आप इस बैच कोर्स को या मेरी फ्री लाइव क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप रेफरल कोड या अनलॉक कोड यूज करके 10% का डिस्काउंट या मेरी लाइव क्लास को फ्री अनलॉक कर सकते हैं। और रेफरल कोड है प्रतीक्षा टेट, PRATIKSHA, प्रतीक्षा जो कि मेरा नाम है और टेट की तैयारी कर रहे हैं इसीलिए TET टेट लगाना ना भूलें। थैंक यू। उच्च न्यायालय राज्य में शीर्ष न्यायालय होता है। भारत में कुल कितने 24 उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? टोटल 24 वर्तमान में। क्लियर? उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र कोई राज्य विशेष या राज्य शासित प्रदेशों का एक समूह होता है। जैसे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, पंजाब और हरियाणा राज्यों के साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को भी अपने अधिकार क्षेत्र में रखता है। क्लियर? तो आप समझ गए होंगे, सबसे जो हमारा केंद्र का होता है वो उच्चतम न्यायालय जिसे हम सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, लेकिन राज्य में शीर्ष कौन सा होता है? वो होता है उच्च न्यायालय। क्वेश्चन आता है कि टोटल भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो आपका सही आंसर 24 होगा। ठीक, उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र कोई राज्य विशेष या राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों का एक समूह होता है। क्लियर? हमारे प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? ये इंपॉर्टेंट है, यूपी टेट दे रहे हैं तो इलाहाबाद में स्थित है। उच्च न्यायालय में भी एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश होते हैं। ये इनकी रिटायरमेंट एज कितनी है? 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्य कर सकते हैं। क्लियर?
उच्च न्यायालय न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कार्य क्या क्या है? मौलिक अधिकारों की रक्षा करना किसका कार्य है? मौलिक अधिकारों की रक्षा करना उच्च न्यायालय का कार्य है। अधीनस्थ न्यायालयों से आए विवादों पर कानून के अनुसार फैसले देने, जनहित याचिकाओं पर फैसले सुनाना भी उच्च न्यायालय का कार्य है। अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण और पर्यवेक्षण करना भी उच्च न्यायालय का कार्य है। अब उच्च न्यायालय के बाद आते हैं जिला न्यायालय, जो कि जिले में होते हैं। जिला न्यायालय हर जिले में होता है, जो दीवानी और फौजदारी मामलों की सुनवाई करता है। जिला न्यायालय उस राज्य के उच्च न्यायालय के अधीनस्थ होता है। ठीक है, जैसे यूपी के जो राज्य हैं उसके अधीनस्थ होगा जिला न्यायालय, क्योंकि यूपी के अंदर जितने भी जिले होंगे उसमें एक जिला न्यायालय जरूर होगा और वो उस उच्च न्यायालय उस राज्य के उच्च न्यायालय के अंतर्गत आएगा। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति उस राज्य के कौन करता है? जिला न्यायाधीश की नियुक्ति। अच्छा, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पर अभी हमने ऊपर पढ़ा था उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखिए उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो आप ये गलत ना कर दें कि आप सोचें कि अरे राज्य का है तो राज्यपाल लगा दें, उच्च न्यायालय राज्य के अंतर्गत आता है तो इसका आंसर आप राज्यपाल लगा दें, तो ऐसा नहीं है, बल्कि राज्य का जो उच्च न्यायालय होता है उसके न्यायाधीश की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और लेकिन जब आती है बात जिला न्यायालय की तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। क्लियर? 2 पॉइंट हमने यहाँ पर देखे और यहाँ से आपका क्वेश्चन बनकर आ सकता है, क्योंकि कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और उसी को चेक करने के लिए आपको आयोग क्वेश्चन बना के दे देता है। नेक्स्ट है लोक अदालत। हमारे देश में मुकदमों की संख्या निरंतर बढ़ रही है, इस कारण नियमित न्यायालयों पर कार्य का भार बहुत बढ़ गया है। इससे मुकदमे के निपटारे में देर होती है और पैरवी में धन भी खर्च होता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर लोक अदालतों की स्थापना की गई। समय समय पर हर क्षेत्र जिले स्तर पर लोक अदालतें लगाई जाती हैं। लोक अदालतों ने शांतिपूर्ण ढंग से दो पक्षों के मध्य समझौता कराकर विवादों को सुलझाने में बहुत सफलता पाई है। आइए हम जानें कि किन किन विषयों और क्षेत्रों में लोक अदालतें विवाद सुलझाती हैं। ठीक है, जैसे पेंशन संबंधी मुकदमे, वाहन दुर्घटना मुकदमा, समझौता योग्य फौजदारी मुकदमा, बिजली गृह कर गृह ऋण संबंधी मुकदमा, उद्योगों और बैंकों से संबंधित मुकदमे, भूमि अधिग्रहण संबंधी मुकदमे, विवाह पारिवारिक मुकदमे, उपभोक्ता संबंधी मुकदमे। तो ये सब चीजें किसके द्वारा हैं? ये सब लोक अदालत या क्षेत्र अदालत जो होती हैं उनके द्वारा होते हैं। फिर है परिवार न्यायालय भी होता है। परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 के तहत विभिन्न राज्यों में परिवार न्यायालयों का गठन हुआ। इन न्यायालयों का मुख्य कार्य विवाह संबंधी मामलों, नाबालिग बच्चों के संरक्षण आदि से संबंधित है। दहेज लेना और देना कानूनन अपराध है। अर्पिता के भाई महेंद्र की हाल में शादी हुई है। उसके भाई प्राइवेट बैंक में मैनेजर हैं। शादी में उन्हें फ्रिज, टीवी, एसी, कार और बहुत से सामान दहेज में मिले। अर्पिता की भाभी बहुत अच्छी है और उसे बहुत प्यार करती है। उसने देखा कि शादी के कुछ समय बाद से ही उसकी माँ और भाई दहेज कम मिलने की बात कहकर उसकी भाभी को परेशान करने लगे। भाभी के विरोध करने पर भाई ने उन्हें बहुत मारा पीटा। उसे ये देखकर बहुत दुख हुआ कि जो भाई उसे बड़ी बड़ी शिक्षाएं देते थे वो आज कैसे रुपयों के लालच में अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर रहे हैं। तो ये सब चीज किसके अंतर्गत आती है? दहेज प्रताड़ना, जिस पर मुकदमा किया जा सकता है। और ये मुकदमा किस में होगा? ये परिवार अदालत जो है उसमें होगा। अर्पिता सोचने लगी कि आखिर उसकी भाभी अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठा रही है, जबकि वो शिक्षित हैं, नियम कानून के बारे में जानती हैं, फिर भी वो चुप हैं।
दहेज एक गलत प्रथा है, तो दहेज लेना और देना दोनों अपराध है। इसके खिलाफ अपने क्षेत्र के थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती है। इस तरह अन्याय के खिलाफ हम लड़ सकते हैं। दहेज लेना, देना या इसे बढ़ावा देना दंडनीय अपराध है, जिससे कम से कम 5 सालों की सजा और कम से कम 15,000 या दहेज की राशि के दोनों में से जो अधिक हो मूल्य के जुर्माने का प्रावधान है। क्लियर? चलिए, उपभोक्ता अदालत। उपभोक्ता यानी कि जो सामान का उपभोग करे, उपयोग करे, उसे उपभोक्ता कहते हैं, हम कंज्यूमर कहते हैं। क्लियर? जब कोई व्यक्ति सामान बेचते वक्त ग्राहक को ऐसी वस्तु बेचता है जिसकी गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी हो या उस वस्तु के दाम में हेरफेर किया गया हो, तो इसे उपभोक्ता यानी कि ग्राहक के अधिकार का हनन होता है। वस्तु की गुणवत्ता में कमी कभी कभी हादसे या दुर्घटना का रूप ले लेती है। ऐसी परिस्थिति से उपभोक्ता को संरक्षण मिलने, इसीलिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1986 के तहत हर भारतीय उपभोक्ता को संरक्षण दिया जाता है। तो ये पूछा जाता है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ से भी हमारा एक क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उपभोक्ता कोर्ट में ग्राहक की शिकायत सही होने पर ग्राहक उपभोक्ता अपने साथ हुई परेशानी के लिए दुकानदार या कंपनी पर मुआवजे का दावा कर सकता है। ऐसी स्थिति में कोर्ट द्वारा लगाए जुर्माने का भुगतान दुकानदार को करना पड़ता है। अब जनहित याचिका। जनहित याचिका के बारे में जानेंगे, क्या होती है जनहित याचिका। परसू की कहानी, ये हमने जब चैप्टर 4 स्टार्ट किया था तो वहां पर कल्लू और परसू की कहानी से ही स्टार्ट हुआ था ये चैप्टर, तो उसी से हम समझेंगे। अगर आपने नहीं समझा है तो इस पहला पार्ट जरूर देखें चैप्टर 4 का। परसू की कहानी में हमने देखा कि उसके पास खेती लायक कुछ जमीन थी, जिसके सहारे वह उच्च न्यायालय तक अपील का खर्चा उठा पाया, लेकिन दिहाड़ी मजदूर और भूमिहीन किसान जैसे गरीबों के लिए अदालत में जाना काफी मुश्किल साबित होता है। न्याय पाने की प्रक्रिया में काफी पैसा और कागजी कार्रवाई की जरूरत पड़ती है, उसमें बहुत समय भी लगता है, जिसके कारण बहुत लोग न्याय के लिए आवाज नहीं उठा पाते। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका की व्यवस्था लागू की। इसके अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो तो अन्य व्यक्ति या संस्था उसके हित के लिए उच्च न्यायालय या सीधे सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा दर्ज करा सकती है। जनहित याचिका अन्य याचिकाओं से भिन्न है। इस प्रकार की याचिका पोस्ट कार्ड पर साधारण आवेदन पत्र लिखकर भी की जा सकती है। इसको प्रारंभ करने का श्रेय जस्टिस PN भगवती को जाता है। तो जनहित याचिका को प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है PN भगवती को। इसके अंतर्गत कमजोर वर्गों के लोगों, बंधुआ मजदूरों, स्त्रियों और बच्चों की शिकायतों को समुचित महत्व दिया गया। निशुल्क कानूनी सेवा प्राप्त करने योग्य व्यक्ति, महिला तथा बच्चे, अनुसूचित जाति जनजाति सदस्य, कारागार में रहने वाले व्यक्ति, बाढ़, सूखा, भूकंप, औद्योगिक विनाश से पीड़ित लोग, दिव्यांगजन, मानव दुर्व्यवहार या बेगार का सताया व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 50,000 रुपए से अधिक ना हो, ये सभी लोग जनहित याचिका कर सकते हैं। तो निशुल्क कानूनी सेवा प्राप्त करने के लिए ये लोग योग्य हैं। क्लियर? तो केंद्र स्तर पर हमने बताया उच्चतम न्यायालय होती है, और सिर्फ भारत में एक ही उच्चतम न्यायालय है जो कि पूरे देश की होती है, जो कहां पर है? नई दिल्ली में है। राज्य स्तर पर होती है उच्च न्यायालय, जो कि यूपी की कहां पर है? इलाहाबाद में है। ठीक है, इलाहाबाद में है। उत्तर प्रदेश की उच्च न्यायालय इलाहाबाद में है। इसके बाद हर जनपद यानी कि जिले में होती है जनपदीय न्यायालय या फिर जिला न्यायालय। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये जो चैप्टर है वो एंड होता है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया हो, समझ में आया हो। अगर कोई डाउट है तो आप जरूर इसका कमेंट करके जरूर लिखें। ठीक है, अब यहाँ पर एक रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान कर लेते हैं।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश डैश वर्ष की आयु तक ही कार्य कर सकता है। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, सर्वोच्च न्यायालय का व्यक्ति। तो इसका सही आंसर है, ये सर्वोच्च न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में इसको ही उच्चतम न्यायालय कहा जाता है। तो उम्र है 65 वर्ष। क्लियर। नेक्स्ट है जिला न्यायाधीश की नियुक्ति उस राज्य के, तो जिला न्यायाधीश है तो राज्यपाल करते हैं, और उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। क्लियर। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत हर भारतीय उपभोक्ता को संरक्षण दिया जाता है। क्लियर। मारपीट के मामले लोक अदालत मुकदमे कहलाते हैं। ठीक है। सही मिलान करिए। तो जमीन जायदाद के मामले किस में आएंगे, जमीन जायदाद के मामले दीवानी मुकदमों में आएंगे। जनपद स्तरीय न्यायपालिका, जनपद स्तरीय न्यायपालिका किस में आएंगे, सेशंस कोर्ट में आएंगे। राज्य स्तरीय न्यायपालिका उच्च न्यायालय, और केंद्र स्तर न्यायपालिका उच्चतम न्यायालय। तो ये है मैचिंग। क्लियर। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन आंसर का जो सीरीज था वो भी समाप्त होता है। ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लेने के पूर्ण, कुछ पंथ निरपेक्ष करना, लोकतंत्रात्मक क्या होता है, गणराज्य क्या होगा, समाजवाद क्या होगा, ये कुछ शब्दावली है जो आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो मौलिक कर्तव्य वे कर्तव्य हैं जिनका पालन राष्ट्र हित में प्रत्येक जीवन पर्यंत करना होता है। नीति निर्देशक तत्व क्या है, नीति निर्देशक तत्व कल्याणकारी राज्य की अर्थात राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक। चलिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम, भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम आप सभी जानते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, जवाहर लाल नेहरू। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। क्लियर, इंदिरा गांधी हैं। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है, 28 है। उत्तर प्रदेश में कुल जनपदों की संख्या कितनी है, तो अभी 75 जिले हैं। ठीक है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं, 75 जिले हैं। क्लियर, ये पुरानी है थोड़ी सी, तो 29 नहीं होगा, 75 हो गया, ये हो गया, ये हो गया। चलिए, तो इसी के साथ ये हमारा जो चैप्टर है, जो हमारी बुक है, एंड होती है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया हो। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।